Hello everyone, welcome to our channel ClearNet with us. In this video, we are going to discuss 10-2021 paper of Unit 7 Banking and Financial Institutions. Before starting the video, please ensure that you are subscribed to our channel and hit the bell icon to get notification every time a video is uploaded. You can mail us at clearnetwithus@gmail.com or you can also follow us on our Facebook page. So let's start with the video. The first question is which of the following are the limitations in the creation of credit of commercial banks। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं, तो वो कौन से लिमिटेशंस है जो उनको रोकते हैं क्रेडिट क्रिएट करने से। देखिए कमर्शियल बैंक का बेसिक फंक्शन ही है लोन प्रोवाइड करना, तो दैट मीन्स दे आर क्रिएटिंग क्रेडिट। तो उसके लिए क्या क्या है हमारे पास ऑप्शन, आइए देखते हैं। फर्स्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश दैट कमर्शियल बैंक्स पोजेस। तो जितना कैश होगा कमर्शियल बैंक्स का उसी के हिसाब से वो क्रेडिट ग्रांट कर पाएंगे। अगर ज़्यादा कैश है तो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे और अगर कम कैश है तो कम क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे। फिर है सप्लाई ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी। सप्लाई ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब अगर जो बोरोवर है वो आपको कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है बैंक को, तो उस केस में भी क्रेडिट जो है वो ज़्यादा क्रिएट होगा। देन मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी भी इफेक्ट करती है सेंट्रल बैंक की, ठीक है। एलाइड डिपॉजिट स्कीम्स, एलाइड डिपॉजिट स्कीम्स हमारी कौन सी होती हैं, मतलब जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं, हमारी कंट्री के जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनके साथ दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर हम कुछ डिपॉजिट स्कीम्स चलाते हैं। और लास्टली डिपॉजिट्स लिंक्ड विद स्पेशल बेनिफिट्स, ये जो है ये भी हमारी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को कम करता है। अगर हम ऐसे देखें तो पांचों ही जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से क्रेडिट क्रिएशन को जो है वो कम कर रहे हैं। लेकिन नीचे अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इसको सपोर्ट करती है। बट आंसर की के हिसाब से जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है डी एंड ई। तो इसके हिसाब से क्या कहा जा रहा है कि डी दैट इज़ एलाइड डिपॉजिट स्कीम्स और डिपॉजिट्स लिंक्ड विद स्पेशल बेनिफिट्स जो हैं, सिर्फ ये दो वो फैक्टर्स हैं जो लिमिट करते हैं क्रेडिट कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन की लिमिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वेज द आरबीआई कैन अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आरबीआई किस तरह से हमारा जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको अफेक्ट कर सकता है, मतलब आपको वो पॉइंट्स बताने हैं जो इनकरेक्ट हैं। सबसे पहले बाय चेंजिंग द ट्रेजरी बिल रेट। ऑब्वियसली आरबीआई जो है वो ट्रेजरी बिल्स इशू करती है और अगर उसका रेट चेंज कर देगी आरबीआई तो उससे ओवरऑल इंटरेस्ट रेट पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बाय चेंजिंग द बैंक रेट। अगेन ये भी सही है, अगर बैंक रेट चेंज होगा तो आगे जो इंटरेस्ट रेट्स जब बैंक आगे जब लोन्स वगैरह देते हैं तो उस पर भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। फिर है फिक्सिंग द मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक। जैसे फॉर एग्जांपल एफडी हो गई आपका टाइम डिपॉजिट, अगर आरबीआई जो है उस पर भी एक मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट फिक्स कर देगा तो उससे भी क्रेडिट जो है वो अफेक्ट होगा। फिर हम बात करते हैं बी पॉइंट की, ब्लेंडिंग ऑफ लीडिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, एंड ई पॉइंट इनइफेक्टिव टैपिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। ये दोनों पॉइंट जो हैं वो इनकरेक्ट लग रहे हैं हमको, ठीक है, क्योंकि ए सी और डी तो करेक्ट हैं पर बी और ई को हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है, कि क्योंकि ये दोनों जो हैं वो अफेक्ट करेंगे हमारे क्रेडिट इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट। को प्रमोट्स स्टेट लेवल वेंचर फंड्स। ये कुछ सही नहीं है कि इंडियन कैपिटल मार्केट जो है वो को प्रमोट करती है स्टेट लेवल वेंचर फंड्स को, तो अभी के लिए इसको हम क्रॉस करते हैं। देन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिल्कुल इंडियन कैपिटल मार्केट को सेबी की रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, तो ये फीचर है। देन लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ऑब्वियसली कैपिटल मार्केट में जो सेवर्स हैं हमारे वो आके इन्वेस्ट करते हैं तो एक लिंक की तरह। यूटिलाइजेज इंटरमीडियरीज, जो सेवर्स हैं वो डायरेक्टली या बोरोवर्स जो हैं वो डायरेक्टली नहीं डील करते हैं, वो इंटरमीडियरीज के थ्रू जनरली डील करते हैं। तो हमारा सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो मतलब कौन सा फीचर नहीं है हमारा इंडियन कैपिटल मार्केट का, वो है फर्स्ट को प्रमोट्स स्टेट लेवल वेंचर फंड्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर इन द इंश्योरेंस। अब अगर आप इन ऑप्शंस को देखेंगे तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। देखिए
जब भी आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना होता है तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें उन्हें नोटिस देना होता है अबाउट आर लॉस, जो भी हमें लॉस हुआ है उसका। उसके बाद वो हमसे कहते हैं कि आप क्लेम फॉर्म भरिए, हम क्लेम फॉर्म भरते हैं, ठीक है। वो स्क्रूटनी करते हैं जो हमने क्लेम किया है कि वो ठीक भी है कि नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद असेसमेंट की, और अगर सपोज इंश्योरेंस कंपनी हमारा क्लेम सेटल करने को रेडी नहीं होती है तो आर्बिट्रेशन और सेटलमेंट जो है वो ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी डी, सी, ए, बी एंड ई। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन बैंकिंग टेक्नोलॉजीज स्टार टोपोलॉजी इन्वॉल्व्स। याद है ये कंप्यूटर सब्जेक्ट में पढ़ा करते थे स्टार टोपोलॉजी, तो ये उसी आईसीटी से रिलेटेड है, ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, ये अगर आपका मेन सर्वर है तो इससे जो कनेक्टेड नोड्स होंगे हमारे, वो ये हमारा स्टार टोपोलॉजी बनेगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो देखते हैं हमारी ऑप्शंस क्या कहती हैं। सबसे पहले है डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ क्लोज लूप, नो इट इज़ नॉट सो, ठीक है, तो मतलब ये नहीं है। देन डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क आर कनेक्टेड टू अ सिंगल कॉन्टिन्यूस केबल, ये देखिए जो ये बनाया है हमने यहाँ कहीं सिंगल कॉन्टिन्यूस केबल से नहीं कनेक्टेड है। देन ईच नोड इज जॉइंट टू द सेंट्रल नोड बाय अ सेपरेट मीडियम, एग्जैक्टली यही किया गया है यहाँ पर। लास्ट है इन्फॉर्मेशन इज पास फ्रॉम वन नोड टू अनदर इन सीरीज, ये भी नहीं हो रहा है। सेंट्रल जो उससे है उससे जो है वो किया जा रहा है, तो ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3, ईच नोड इज जॉइंट टू द सेंट्रल नोड बाय अ सेपरेट मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको दिए गए हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस और लिस्ट 2 में उनके एक तरह से फीचर्स फंक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले है रोल ऑफ कमर्शियल बैंक, फिर है एनबीएफसी सर्विस, देन नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन एंड देन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। अगर आप इन ऑप्शंस को देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन और नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। देखिए डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी कहे जाते हैं, जो बैंक्स जैसे मनी हमें लोन पे देते हैं और कस्टमर्स जो हैं वो अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं। तो बेसिकली बैंक्स वो हो गए जो मनी कलेक्ट करते हैं पब्लिक से और बदले में उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, बेसिकली नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस मतलब नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ये जो हैं ये पैसा नहीं लेते हैं, इनके पास राइट नहीं होता है कि ये कलेक्ट करें मनी डिपॉजिटर्स से, ठीक है। इंस्टेड ये ब्रोकरेज फर्म्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, इनकी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ब्रोकरेज हाउसेज, इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट हाउसेज की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग, और कमर्शियल बैंक्स आपको पता ही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी आपने पढ़ाई ही है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो देखिए सबसे पहले अगर एनबीएफसी की बात करूँ तो वो हायर परचेज है, ठीक है। नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारा म्यूचुअल फंड है, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया। डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन जो है वो सेविंग्स बैंक है, और रोल ऑफ कमर्शियल बैंक में आएगा हमारा हेल्प टू कस्टमर्स, कि वो कस्टमर्स को हेल्प करते हैं। तो इसके बेसिस पर ए का हो गया फर्स्ट, बी का हो गया थर्ड, सी का हो गया फोर्थ और डी का हो गया सेकेंड। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन बन जाएगी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following statement is false regarding transactions of internet banking। तो इंटरनेट बैंकिंग के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको बताना है कौन सी फॉल्स है। तो क्या इंटरनेट बैंकिंग पे हम अपने बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट निकाल सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड? जी ये भी कर सकते हैं। ट्रांसफ़र कर सकते हैं फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट? ये भी कर सकते हैं। बट क्या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, हम ये नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। द आंसर विल बी विड्रॉल ऑफ कैश एनीवेयर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डेट रिकवरी बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थ्रू डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। अब देखिए सबसे पहले तो ये समझते हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स कौन से होते हैं। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स वो ट्रिब्यूनल्स हैं अगर सपोज कोई बैंक को मनी रिटर्न नहीं कर रहा है, जो उसने मनी बोरो किया है बोरोवर ने, और वो मनी बैंक को रिटर्न नहीं कर रहा है, तो उस केस में हमारे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो आते हैं, ठीक है। तो अब प्रोसेस पूछा गया है, सीक्वेंस पूछी गई है स्टेप्स की कि डेट रिकवर करने के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो क्या लेते हैं। तो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है। मैं अगर आपको सीधा आंसर बताऊं तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है CBA। तो एक बारी पढ़ लेते हैं ये। देखिए सबसे सी कह रहा है, शो कॉज विद इन 30 days एज टू वाई द रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड टू द बैंक।
फिर हम कह रहे हैं डायरेक्ट हिम टू डिस्क्लोज पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टीज अदर देन दो स्पेसिफाइड बाय द एप्लीकेंट बैंक, मतलब ये हम बोरोवर को कह रहे हैं जो हमारा पैसा नहीं दे रहा है कि तुम्हारे पास भैया जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना वो डिस्क्लोज कर दो हमारे सामने। और लास्टली रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम डीलिंग विद और डिस्पोजिंग ऑफ द कंसर्न्ड एसेट्स प्रॉपर्टीज पेंडिंग एट द हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद हम उनको रोकते भी हैं कि आप इन प्रॉपर्टीज़ में जो है ना वो अब डील नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी सीक्वेंस है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स जो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में यहाँ कहा गया है और पूछा गया है इनमें से कौन सी अप्रोच नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है अ ब्रोकरेज कैन बी आइदर फुल सर्विस और डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है कि मतलब हमारी दो तरह की ब्रोकरेज फर्म्स हो सकती हैं। देखिए, एक फुल सर्विस होती है, हो सकती है, और एक डिस्काउंट हो सकती है। एक डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म वो होती है जो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग टूल्स प्रोवाइड करती है और बदले में बहुत मिनिमल कॉस्ट जो है वो आपसे चार्ज करती है। लेकिन एक फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म वो होती है जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और उसके बदले में वो एक हाई कमीशन जो है आपसे चार्ज करती है। तो डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स से आपसे बहुत कम फीस चार्ज करती हैं, लेकिन फुल ब्रोकरेज फर्म्स जो होती हैं वो बहुत हाई फीस जो है आपसे चार्ज करती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप खुद से ट्रेडिंग कर सकते हो ना, आपको नॉलेज है, तो जनरली इन्वेस्टर्स जो हैं वो डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स को हायर करते हैं, अदरवाइज वो फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स को जो है हायर करते हैं। तो इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सी अप्रोच नहीं है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की, तो ए हमारी अप्रोच है। बी पर आते हैं। द फाइनेंशियल सिस्टम इज कंसर्न्ड अबाउट मनी, क्रेडिट एंड फाइनेंस। The three terms are intimately related yet are somewhat different from each other. Again, money, credit और finance normal terms हैं ये, और यहाँ कहा गया है कि ये आपस में related हैं लेकिन ये आपस में different भी हैं, ये भी correct है। Then है housing finance simply refers to providing finance for venture capital. अरे भाई, शुरू में सिंपल लिखा है कि हाउसिंग फाइनेंस है, तो वो वेंचर कैपिटल के लिए फंड्स कैसे प्रोवाइड कर सकता है, तो मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई। लास्ट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ऑल्सो बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू एसेट क्लास विच डिपेंड्स ऑन वेदर दे आर डेट बेस्ड और इक्विटी बेस्ड। अगेन बहुत सिंपल है, ये बहुत कॉमन फीचर है, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन सिर्फ हमारा सी पॉइंट हो गया, तो आंसर इज सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट द सर्विस प्रोवाइडेड अंडर NBFC। मतलब हमारी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन होती हैं वो कौन सी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती हैं, आपसे नॉट कहा गया है। क्या वो लीजिंग सर्विस प्रोवाइड करती है? येस। एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज? येस। म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस सर्विस बैंक्स? येस। इम्प्लीमेंटिंग मॉडर्नाइजेशन NBFC थोड़ी ना करती है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक कॉमन लॉजिक लगाते तब भी आप इसको आंसर कर सकते थे, तो करेक्ट आंसर है इसका इम्प्लीमेंटिंग मॉडर्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रीजंस पुट फोर्थ फॉर द कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनेशनल बैंक्स आर। मतलब अगर इंडिया में इंटरनेशनल बैंक्स हैं तो उनके ऊपर जो कंट्रोल लगाया जाता है उसके रीजंस यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट। सबसे पहले दीज बैंक्स एनकरेज इन्फ्लेशन बाय एडिंग स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई थ्रू क्रेडिट क्रिएशन। मतलब अब ये इंटरनेशनल बैंक्स हो गए, जैसे मतलब फॉरेन बैंक्स हो गए आपके, अगर ये हमारी कंट्री में आ रहे हैं तो ये क्रेडिट ग्रांट करेंगे, ठीक है। क्रेडिट ग्रांट करेंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। इट इज़ करेक्ट। Then we have these banks sometimes are responsible for bank failures that mar the interest of the depositors. मतलब अगर ये बैंक फेल हो गए तो जिन लोगों ने यहाँ पैसा डिपॉजिट कराया था, ठीक है, उनका तो गया, तो ये भी करेक्ट है। Then we have they cause unmanageable indebtedness among the borrowing governments by charging high interest rates. मतलब जिस कंट्री में ये आए हैं अगर वहाँ की गवर्नमेंट इनसे बोरो करती है तो ये इनडेप्टनेस की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, कैसे? बाय चार्जिंग हाई इंटरेस्ट रेट्स। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन वी हैव लास्ट पॉइंट, दे डू नॉट एडहेयर टू द क्रेडिट एलोकेशन पॉलिसी ऑफ द होस्ट गवर्नमेंट। ये भी एकदम ठीक है कि ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं जो होस्ट गवर्नमेंट ने बनाई हैं ये इनको फॉलो नहीं करती हैं। तो हमारी चारों स्टेटमेंट जो हैं वो रीज़न है कि हमें क्यों कंट्रोल करना चाहिए फॉरेन बैंक्स को। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ABCD ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following statements is true about the risk considered for capital requirements under Basel II?
अगर आपने बेसल 2 पढ़ा है तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। जो 3 रिस्क की हम बात कर रहे हैं वो है क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कहती है कैपिटल मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड डाइवर्टिंग देम इन प्रोडक्टिव चैनल्स। जी बिल्कुल यही करती है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने में और उनको प्रोडक्टिव चैनल्स में लगाने में। स्टेटमेंट 2 है कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स एंगेज इन ट्रेड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स, स्टॉक्स एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पर कहा गया है कि कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स एंगेज्ड इन ट्रेड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। तो यही हो रहा है, जो हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हैं हम उन्हीं में जो है वो डील करते हैं। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इसमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है म्यूचुअल फंड की। सबसे पहले है हमारे पास कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो क्या एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो किया जाता है जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। स्ट्रॉन्ग फंड मैनेजमेंट, ऑब्वियसली अगर ये नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड्स में कोई करेगा ही क्यों। फिर है डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट्स। डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट्स जो है ये हमारा फीचर है मनी मार्केट का, ये म्यूचुअल फंड्स का फीचर जो है वो नहीं है, तो ये नहीं होगा। देन डिफरेंसेस फ्रॉम द बेंचमार्क। अब बेंचमार्क कैसे, जैसे हमारे इंडाइसेस होते हैं ना, सेंसेक्स हो गया, ठीक है, निफ्टी हो गया, तो म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम इन्हें बीट करें, ये जो हमारे सेंसेक्स हैं, निफ्टी हैं, इनको बीट करें। तो यहाँ पर कौन सा फीचर नहीं है अब हमारा म्यूचुअल फंड्स का, वो है डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट्स। The next question is which one of the following statements is true about under the Basel I Accord BCBS fixed the minimum requirement of capital fund for banks at। अगेन बेसिल 1 पढ़ा है तो बहुत सिंपल आंसर क्वेश्चन है ये। आंसर इज 8% ऑफ द टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। क्वेश्चन 16th विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिलेटिंग टू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब हमारा जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले है आरबीआई हैज़ डायरेक्ट सुपरविजन ओवर डिपॉजिटरीज एंड म्यूचुअल फंड्स। जी नहीं, आरबीआई नहीं करते हैं डिपॉजिटरीज और म्यूचुअल फंड्स का सुपरविजन, वो सेबी करती है, ठीक है। तो मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गई। Then monetary control is exercised through cash reserve ratio and statutory liquidity ratio। तो ये बिल्कुल ठीक है, monetary control जो है वो CSR और SLR के थ्रू हम करते हैं, so it is correct। Then we have primary dealers mainly deal in shares and mutual fund units। जी नहीं, primary dealers जो हैं वो government securities में deal करते हैं, not in shares and mutual funds, so ये भी incorrect है। Then we have the decrease in statutory liquidity ratio contracts the credit creation। it does not contracts, it expands। एक्सपैंड करता है हमारा, अगर SLR कम हो गई मतलब बैंक्स को कम रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ेगा, इस बेसिस पर वो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। तो एक ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, विच इज़ स्टेटमेंट नंबर 2। तो मॉनेटरी कंट्रोल जो है वो एक्सरसाइज किया जाता है कैश रिजर्व रेशियो और SLR के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियन मनी मार्केट। हमारे पास अब बताना है, स्टेटमेंट्स है हमारे पास। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनाइज्ड कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट। देखिए हमारी मनी मार्केट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर हमारे जो ये मनी लेंडर्स हो गए, ठीक है, वो आते हैं, और ऑर्गेनाइज्ड के अंदर जो हमारे गवर्न किए जाते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस जिनको गवर्न किया जाता है प्रॉपर, वो आते हैं। तो NBFCs को RBI गवर्न करती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो है वैसे तो ये ठीक है। देन है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स आर अलाउड टू सेल यूनिट्स टू कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल्स, ये भी करेक्ट है। अ वेल डेवलप्ड मनी मार्केट इज असेंशियल फॉर अ मॉडर्न इकोनॉमी, ये बहुत जनरल सी स्टेटमेंट है लेकिन करेक्ट है। Lastly, in the Indian money market, the predominant place is enjoyed by government and semi-government securities। ये भी करेक्ट है। तो चारों ऑप्शंस करेक्ट है और यहाँ पर हमसे नॉट ट्रू पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ऐसे पढ़ने में तो ये सारी स्टेटमेंट्स ठीक लग रही है, कोई भी रॉन्ग नहीं लग रही है, बट एज पर द आंसर की
जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताई गई थी वो फर्स्ट स्टेटमेंट बताई गई थी, एंड शायद वो ये मान रहे हैं, यहाँ पर ये एज्यूम किया जा रहा है कि वो अनऑर्गेनाइज्ड कंपोनेंट होता है मनी मार्केट का, NBFCs जो है। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें रिस्क्स दिए हुए हैं, जैसे मार्केट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क और इंटरनल बिजनेस रिस्क। लिस्ट 2 में हमें एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, ठीक है। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिए अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और उससे फिर हम मैच करेंगे। फर्स्ट है आपके पास, एसोसिएटेड विद द एफिशिएंसी विद विच अ फर्म कंडक्ट्स इट्स ऑपरेशंस within the broader environment imposed upon it। तो broader environment imposed upon it मतलब हम कंडक्ट करते हैं जिस एनवायरनमेंट में हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये कैसा रिस्क होगा? ये हमारा इंटरनल बिजनेस रिस्क होगा। सेकेंड है, arises due to change in operating conditions caused by conditions thrust upon the firm which are beyond its control। हमारे कंट्रोल के बाहर क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। तो ये कौन सा रिस्क हो गया? एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क जो है ये हो गया, ठीक है। देन वी हैव वेरिएशंस इन प्राइस स्पार्क्ड ऑफ ड्यू टू रियल सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इवेंट्स। ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा मार्केट रिस्क। एंड लास्टली एसोसिएटेड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म, वो तो ऑब्वियसली हमारा फाइनेंशियल रिस्क है। तो हमारी यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं उनको देखते हुए करेक्ट जो बन गया है वो बन गया है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल क्राइसिस टेक्स द फॉर्म ऑफ। अब फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो किस फॉर्म में होता है? सबसे पहले है करेंसी क्राइसिस। जी बिल्कुल, कि करेंसी क्राइसिस की फॉर्म में जो है वो होता है कि आपके पास सपोज करेंसी नहीं है, ठीक है, मतलब करेंसी नहीं है इन द सेंस कि करेंसी में बहुत वॉलेटिलिटी आ रही है, जो एक्सचेंज रेट है उसकी वजह से करेंसी क्राइसिस हो सकता है। बैंकिंग क्राइसिस भी हो सकता है। अब ये थर्ड ऑप्शन देखिए, सिस्टमैटिक फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर ही आप सिस्टमैटिक फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रहे हो, तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। और लास्ट है हमारा फॉरेन डेट क्राइसिस। फॉरेन डेट क्राइसिस जो है वो होता है कि जब आप फॉरेन से लोन लेते हो तो अगर आप सपोज रीपे ना कर पाओ लोन या इंटरेस्ट, तो ये भी जो है वो होगा। तो ये कौन कौन सी फॉर्म हो गई हमारी फॉर्म हो गई A, B एंड D, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मे नॉट रिजल्ट इन क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? जब एक बोरोवर जो है वो अनेबल है टू पे बैक द मनी टू द क्रेडिटर, वो हमारा क्रेडिट रिस्क है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है इट विल नॉट रिजल्ट इन क्रेडिट रिस्क। सो फर्स्ट है हमारे पास, प्रिंसिपल एंड और इंटरेस्ट अमाउंट मे नॉट बी रीपेड इन केस ऑफ डायरेक्ट लेंडिंग। मतलब अगर आप प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे हो तो क्या वो क्रेडिट रिस्क है? बिल्कुल है। Then we have, in case of guarantees or letter of credit, fund may not be forthcoming from the constituents upon crystallization of the liability। मतलब बहुत बार ऐसा होता है जब कोई मनी बोरो करता है तो उसको साथ में गारंटी प्रोवाइड करनी पड़ती है या लेटर ऑफ क्रेडिट देना पड़ता है। और अगर इन केस जो बोरोवर है वो अनेबल है मनी पे करने के लिए, तो जिसने गारंटी दी है या लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है उसको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो उसने तो पे कर दिया लेकिन उसको तो वापस नहीं मिल रहा ना, तो वो भी क्रेडिट रिस्क उसकी वजह से भी हो सकता है। Then we have funds or securities settlement may not be affected in case of securities trading business। मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर आपने सपोज किसी को सिक्योरिटी बेच दी है बट सामने वाले ने आपको पेमेंट नहीं की, तो ये भी जो है वो क्रेडिट रिस्क राइज कर सकता है। Then we have provide information for determining adequacy of loan loss provision। ये कहीं से नहीं बन रहा है कि इस स्टेटमेंट की वजह से या इसकी वजह से जो है वो क्रेडिट रिस्क जो है अराइज होगा। तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन आ गई वो आ गई D ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक पर्स, इंडिकेट द करेक्ट कोड। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक पर्स क्या है? मतलब जैसे आपका नॉर्मल पर्स होता है ना, वॉलेट होता है, इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक पर्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे आपका मोबाइल वॉलेट हो गया या आप स्मार्ट कार्ड्स यूज़ कर लेते हो, ठीक है, पेमेंट करने के लिए, तो हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक पर्स? सबसे पहले रेटिनल पैटर्न वेरिफिकेशन। अब आप एक बात बताइए, क्या अभी तक ऐसा एक सिस्टम आया है जिससे आप अपनी रेटिना को स्कैन करोगे उसके बेसिस पर आगे पेमेंट होगी? जी नहीं, अभी नहीं आया है। विजुअल रिकॉग्निशन,
नहीं, आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके पेमेंट नहीं होती है। नो रिस्क ऑफ बैड पेमेंट, हाँ बैड पेमेंट की रिस्क नहीं है क्योंकि आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। तो आपको जिसको ट्रांसफ़र करना है आप उसकी डिटेल्स डालिए और आप उसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। देन मेथड ऑफ एक्सेप्टिंग पेमेंट्स विद नो कैश फ्लो टू मैनेज एंड नो रिस्क ऑफ थेफ्ट, ये भी ठीक है। मतलब अब फॉल्स कौन कौन सी हैं, ए और बी फॉल्स है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द डिफेक्ट्स ऑफ द इंडियन मनी मार्केट। हमारी इंडियन मनी मार्केट के क्या क्या डिफेक्ट्स हैं। सबसे पहले प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, ये कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। मतलब मनी मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसीलिए कर रहे हो ताकि आपको प्रॉफिट हो। देन वी हैव डिकोटॉमी इन इंडियन मनी मार्केट। अब डिकोटॉमी का मतलब क्या होता है, डिकोटॉमी का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर पाते हो, ठीक है। तो इंडियन मार्केट जो है हमारी, इंडियन मनी मार्केट जो है हमारी, जैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया था, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड में। तो क्या डिवीजन है, लेकिन क्या ये डिफेक्ट भी है, ये डिफेक्ट बिल्कुल है। सो इट इज़ करेक्ट, ये मतलब डिफेक्ट है हमारा, ठीक है। तो इट इज़ अ प्रॉब्लम। देन फाइनेंसिंग इंडस्ट्री, ये कोई डिफेक्ट नहीं है। फिर है डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट, ये मैंने अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया था, ये आपसे म्यूचुअल फंड्स की करेक्टरिस्टिक्स में कहा गया था, तब भी मैंने आपको कहा था ये मनी मार्केट का फीचर होता है। और ये डाइवर्सिटी, तो मतलब डाइवर्सिटी है इंटरेस्ट रेट में, है क्यों है, क्योंकि डिकोटॉमी है, आपके दो सेक्टर्स हैं, दो पार्ट्स हैं मनी मार्केट के, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इस वजह से डाइवर्सिटी है, ठीक है। और डाइवर्सिटी है तो वो भी हमारा एक डिफेक्ट है। तो यहाँ पर जो हमारे डिफेक्ट हैं वो है ऑप्शन बी और डी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, द मैच लिस्ट विद लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको लॉस दिए गए हैं और लिस्ट 2 में आपको इनके ईयर्स दिए गए हैं कि वो लॉस कब बने थे, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, एक लर्निंग क्वेश्चन है सिर्फ ये। तो सबसे पहले है इंश्योरेंस एक्ट। इंश्योरेंस एक्ट कब आया था, 1938 के अंदर आया था। फिर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो 1956 के अंदर आया था। मोटर व्हीकल्स एक्ट जो है वो हमारा आया था 1988 के अंदर। और मराइन इंश्योरेंस एक्ट जो है वो आया था 1963 के अंदर। तो इस बेसिस पर हमारी जो करेक्ट ऑप्शंस हैं के बेसिस पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पेपर 2021 के यूनिट 7 में से क्वेश्चंस। होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ आपसे, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।